एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि घर जाकर शाओची और शाओबू सोच रहे होते हैं कि फांग ने उसके लिए क्या गिफ्ट प्रिपेयर किया होगा। तो शाओची सोचने लगती है कि शायद उसने मेरे लिए एक चिकन फार्म खरीदा होगा जहाँ पर ऑन द स्पॉट चिकन फ्राई करके खा सकते होंगे। ये दोनों अब बात ही कर रहे थे कि तभी घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर मिस चाय बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनकर आती है और इन दोनों के सामने डांस करने लगती है, जो देखकर ये दोनों तो हैरान ही हो जाते हैं। मिस चाय इनसे पूछती है कि अगर मैं जैंग के साथ डेट पर ये ड्रेस पहनकर जाऊंगी तो क्या वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा, जो सुनकर ये दोनों जोर से चिल्लाने लगती है। तो मिस चाय भी इन्हें अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है और ये तीनों साथ में खूब मस्ती करते हैं। अगली सुबह जैसे ही शाओची काम पर आती है तो सभी लोग उसे देखकर काफी खुश हो रहे थे। साथ में हान भी उसे देखकर काफी खुश होता है और उसे उसके नए डेस्क पर लेकर जाता है जहाँ पर शाओची की सारी काम से रिलेटेड चीजें रखी हुई थी और एक मसाज चेयर भी थी। ये देखकर शाओची बोलती है कि अरे मेरे लिए तो मेरा पुराना डेस्क ही ठीक था, लेकिन तभी वहाँ पर फांग आकर उसे बोलता है कि तुम ये डिजर्व करती हो। शाओची तब भी मना करने लगती है, लेकिन हान उसे उसकी चेयर पर बैठा देता है। तभी फांग शाओची के पास आकर बोलता है कि यहाँ से मेरा ऑफिस ना बहुत ही पास में है, जब भी तुम मुझे मिस करो तो मिलने के लिए आ जाना। जो सुनकर शाओची उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगती है। जिसके बाद हम डॉक्टर जैंग को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में मिस चाय का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मिस चाय वहाँ पर आती है तो वो तो बस उसे देखता ही रह जाता है। सीना फिर से फांग और शाओची पर आता है जहाँ काफी रिसर्च करने के बाद भी उन्हें वो वाली फ्रेग्रेंस नहीं मिल पा रही होती। फांग कहता है कि रिसर्च डिपार्टमेंट ने बताया कि उनके सामने 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहला कि ह्यूमन हार्मोन्स को ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं और दूसरा जो हार्मोन्स निकाल रहे हैं वो काफी वीक है, इसलिए हम दोनों ही प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना होगा। तभी वहाँ पर हान आता है जो कि उन्हें एक पर्सन के बारे में बताता है जिसे ह्यूमन बॉडी से हार्मोन एक्सट्रैक्ट करने का काफी सालों का एक्सपीरियंस था। जो देखकर शाओची कहती है कि ये जरूर हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हान बताते हैं कि ये इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि काफी लोगों ने पहले भी इसके पेटेंट्स खरीदने की कोशिश की है, लेकिन इसने किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं किया। तब फांग बोलता है कि मैं कल इससे मिलने जाऊंगा और शाओची तुम भी मेरे साथ चलना, जिस पर वो भी मान जाती है। सीना फिर से डॉक्टर जैंग पर आता है जहाँ मिस चाय उसे बताती है कि वो ना किसी को पसंद करती है। जो सुनकर बेचारे डॉक्टर जैंग का तो मुंह उतर जाता है और बोलते हैं कि तुम भला इतनी जल्दी किसी के प्यार में कैसे पड़ सकती हो। मिस चाय बोलने लगती है कि मैं तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे इनकरेज किया कि मुझे भी नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहिए। ये सब बोलकर वो उस बंदे की काफी तारीफ करने लगती है, लेकिन उसके उल्टा डॉक्टर जैंग उसकी बुराई करने लग जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो बैठा है ना उस पर्सन के बारे में सोचो। मिस चाय बोलती है कि नहीं वो पर्सन इतना बेकार नहीं हो सकता, वो तो काफी जेंटल इंसान है। तो डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि क्या पता वो ऊपर से जेंटल दिखता हो लेकिन अंदर से वो एक प्ले बॉय हो। जो सुनकर मिस चाय मुस्कुराते हुए बोलती है कि डॉक्टर जैंग क्या आप ऐसे इंसान हो। जो सुनकर डॉक्टर जैंग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि मिस चाय उनकी बात कर रही है और वो मिस चाय को बोलते हैं कि जिस पर्सन को आप लाइक कर रहे हो वो आपके लिए एकदम सही इंसान है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और ड्रिंक करने लग जाते हैं। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो कि कल फांग के साथ जाने के लिए पैकिंग कर रही थी और वो अपने साथ शाबू को भी लेकर जाने वाली थी, पर तभी घर की डोरबेल बजती है और शाओची भागकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ पर फांग है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर ली था। शाबू भी दरवाजे पर आ जाती है तो ली उसे बोलता है कि हम तो डिनर करने जाने वाले थे ना, क्या तुम भूल गई? और तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी इसलिए मैं ही तुम्हें पिक करने के लिए आ गया। शाबू कहती है कि अरे हाँ वो पैकिंग करते हो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ली बोलता है कि तुम लोग कहीं जा रहे हो और तुमने मुझे पूछा भी नहीं। तो शाओची उसे बताने लगती है कि मैं फांग के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ और शाओबू भी मेरे साथ जा रही है वहाँ पर। ली बोलने लगता है कि अरे मेरे भाई ने मुझे क्यों नहीं पूछा, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? ये बोलकर वो वहाँ पर रोने की एक्टिंग करने लगता है। जिस बीच शाओची तो ऐसे निकल जाती है जैंग से बात करने के लिए क्योंकि उसे उसका मैसेज आया था और शाओबू ली को चुप कराने के लिए बोलती है कि चलो डिनर पर चलते हैं। जो सुनकर वो भी खुश होकर मान जाता है। असल में जियांग ने शाओची को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो उसे अपनी रियल आइडेंटिटी आज बताने वाला था, क्योंकि कल उसने शाओची और जियांग को किस करते हुए देख लिया था जिससे उसे काफी बुरा लगा था। जैसे ही शाओची यहाँ पर आती है तो वो उसे पूछने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो उसे काफी घुमा फिरा के बातें करता है और जैसे ही वो उसे बताने ही वाला था अपने बारे में तभी शाओची को फांग का फोन आ जाता है जहाँ उसकी बातों से जियांग को पता चल जाता है कि वो कल एक साइंटिस्ट से मिलने के लिए जा रही है ताकि वो हार्मोन एलिमेंट को बना सके। जो सुनकर वो उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताता और बोलता है कि वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बुलाया था, अब काफी रात हो गई ना तो तुम चली जाओ। अगली सुबह जब शाओची, फांग और शाओबू जा रहे होते हैं तो ली भी वहाँ पर अपना सामान वगैरह लेकर आ जाता है और ये सभी लोग रास्ते में काफी मस्ती करते हुए गाना वगैरह गाकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ये लोग उस साइंटिस्ट के घर में जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा खड़ूस होता है और इन लोगों को उसे परेशान करने से मना कर देता है। शाओची भी उसे 5 मिनट बात करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। फांग बाहर खड़े होकर उसे बताने लगता है कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के कंसल्टेंट बनो, न कि हमें आपके पेटेंट चाहिए। पर फिर भी वो साइंटिस्ट इनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है।
ये सब लोग अब सोच ही रहे होते हैं कि वो क्या करेंगे। तभी शाओची की नज़र वहाँ पर गार्डन में रखे एक ऑर्किड पर जाती है। उसे याद आता है कि उसने साइंटिस्ट को फोटो में भी इस ऑर्किड के साथ में देखा था। शाओची इन लोगों को बताती है कि हान ने मुझे इस साइंटिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें मुझे पता चला कि इसकी वाइफ की मौत 5 साल पहले हुई थी। तभी से वो उसकी याद में इस ऑर्किड प्लांट का ख्याल रख रहा है। शाबू देखती है कि ये प्लांट तो मर रहा है और उसकी पत्तियां भी सूख रही हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि इसलिए ये साइंटिस्ट इतना परेशान है। शाओची अब शाबू को अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता करने को बोलती है कि ऑर्किड प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। वो उसे सारी चीजें बताने लगती है, जिसमें से एक एलिमेंट पाइन बार्क भी था। पर इस ऑर्किड की जो मिट्टी थी वो एकदम नॉर्मल थी, जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं थे। इसलिए अब ये लोग जंगल में जाकर पाइन ट्री की छाल को कलेक्ट करने लगते हैं, ताकि वो उस ऑर्किड प्लांट को ठीक कर सके। इस सब के बीच जब फांग और ली जंगल में थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, तो शाओची को आइडिया आता है और वो अपने लव वेव वाले मैजिक से उस ऑर्किड प्लांट को एकदम हरा भरा बना देती है। और शाबू से कहती है कि जब फांग और ली वापस आएंगे तो ये लोग उन्हें बोल देंगे कि ये ना पाइन ट्री की छाल की वजह से ठीक हो गया है। इधर वो साइंटिस्ट जब अपने ऑर्किड को वहाँ से गायब देखते हैं तो वो परेशान होने लगता है, लेकिन तभी शाओची वहाँ पर आकर उसे वो ऑर्किड दिखाती है और पेपर पर लिखकर बताने लगती है कि कैसे उन्होंने उसके ऑर्किड को ठीक कर दिया। साथ में वो उसके प्लांट के लिए काफी सारे न्यूट्रिएंट वाली मिट्टी भी ढूंढ कर लाए थे, जिसके लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ा था। जो देखकर वो साइंटिस्ट इन लोगों से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने उसके लिए इतनी मेहनत करी थी और उसे ये लोग काफी सिंसियर लगते हैं। इसलिए वो इनसे बात करने के लिए बाहर आ जाता है। अब ये साइंटिस्ट इन्हें अंदर बुलाकर अपनी हार्मोन कलेक्ट करने वाली मशीन को दे देता है, जो देखकर शाओची और फांग काफी खुश होते हैं। ये साइंटिस्ट इन लोगों को ये भी बताता है कि ह्यूमन हार्मोन्स को लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इसलिए उनको बहुत ही अच्छा सैंपल ढूंढना होगा। लास्ट टाइम जब मैं अपनी वाइफ के साथ था तब मैंने ट्राई किया था और मैंने काफी लार्ज क्वांटिटी में हार्मोन्स कलेक्ट किए थे। जिसके बाद हम ली और शाबू को देखते हैं, जो कि नदी के किनारे थे। शाबू तो वहाँ पर खेल रही थी और ली बैठकर उसकी पेंटिंग बना रहा था। तभी शाबू उसके पास आकर बोलती है कि लाओ मुझे दिखाओ कि तुम क्या बना रहे हो, लेकिन ली बोलता है कि नहीं अभी मैंने फिनिश नहीं किया, मैं अभी तुम्हें नहीं दिखा सकता। पर शाबू उसे ड्राइंग बुक छीनने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं। लेकिन तभी शाबू अपना हाथ ली के गाल पर लगाती है, जिससे उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाली और बोलते हैं कि कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। लेकिन वो तो उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि अरे यहाँ पर तो एक बग था। ली अब उस बग को अपने कपड़े से बाहर निकालने के लिए नाचने लग जाता है, जिस बीच शाबू मौका देखकर उसकी ड्राइंग बुक उठाकर देखने लग जाती है, जिसमें उसकी काफी सारी पेंटिंग्स ली ने बनाई हुई थी। शाबू कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम सीनरी बना रहे हो, लेकिन इसमें तो सारी मेरी ड्राइंग्स हैं। उसके अंदर एक ड्राइंग और उसकी भी होती है। तो शाबू उससे पूछती है कि ये तुमने क्यों बनाया। ली बताता है कि मैंने मूवीज और ड्रामास में देखा है कि जब भी कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उसके सर पर हाथ फेरता है, जो सुनकर शाबू खुश हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि फिर उसे लाइक करता है और यहाँ दोनों ही एक दूसरे को इस तरह देखने लगते हैं। लेकिन तभी शाबू की बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो टर्टल में बदलने ही वाली थी, इसलिए वो लेक के अंदर कूद जाती है, जो देखकर ली भी उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। ये लोग अब जब वापस जाते हैं तो शाबू ली से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही होती है। शाओची उससे पूछती है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, तो शाबू उसकी आंखों में देखती है, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता। वो फांग से भी आई कांटेक्ट करती है, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं होता। पर जैसे वो ली की आंखों में देखती है तो फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसलिए वो ली की साइड में जाकर बैठ जाती है ताकि उससे आई कांटेक्ट ना करना पड़े। जिसके बाद फांग और शाओची सोने के लिए टेंट लगाते हैं, लेकिन ली बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं सो सकता, मुझे और ज़्यादा सर्दी लग जाएगी, और वो शाबू को लेकर किसी पास के होटल में जाने लगता है। जिसके बाद फांग और शाओची जब अकेले होते हैं तो वो दोनों बैठकर स्टार्स देखने लगते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। शाओची यहाँ पर ज्यादा हार्मोन्स कलेक्ट करने के बारे में सोचने लगती है, तो फांग उसे बताता है कि जो लोग प्यार में होते हैं ना, वो ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा इमोशंस होते हैं और ज्यादा इमोशंस से ज्यादा हार्मोन्स भी मिलेंगे। और मुझे लगता है कि जो कपल्स होंगे ना, वो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल होंगे। जो सुनकर शाओची बोलती है कि अरे वाह, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, अब हमें कुछ कपल्स को ढूंढना होगा। फांग कहता है मुझे लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और यहाँ फिर वो उसे सीधा बोल देता है कि शाओची मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जो सुनकर शाओची उसे देखती रह जाती है, लेकिन फिर वो उसे बोलती है कि अरे ये सब क्यों हो रहा है। फांग बोलता है क्या मतलब, तो शाओची कहती है कि अरे तुम तो मुझे शुरू से ही नापसंद करते थे ना, वो तो मैं थी जिसने तुमसे इतनी जबरदस्ती करी, तब जाकर तुमने मुझे जॉब दी और तुमने मुझे घर से भी निकाल दिया था। हालांकि तुमने इस सब के लिए बाद में माफी मांग ली, लेकिन अब तुम्हें भला मुझसे प्यार क्यों हो गया है, क्या तुमसे कोई गलती वगैरह तो नहीं हो रही ना। फांग कहता है कि मुझे लगता था ना कि लोग अकेले रह सकते हैं, और ये जो सोलमेट वगैरह की बातें हैं, मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करती हैं,
क्योंकि मुझे कभी प्यार हुआ ही नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना लकी होऊंगा कि मैं तुमसे मिलूंगा। ये सब बताकर वो उसे नेकलेस दिखाता है जो कि वो उसे काफी टाइम से देना चाहता था और बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जो सब सुनकर शाओची हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी हार्ट बीट काफी फास्ट हो गई थी। फिर वो उसे हाँ बोल देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे फांग की बॉडी से काफी सारे हार्मोन्स निकलकर शाओची की रिंग में कलेक्ट हो जाते हैं। इधर हम ली और शाओबू को देखते हैं जो कि होटल में पहुंचते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक ही रूम अवेलेबल है। जो देखकर शाओबू बोलती है कि कोई बात नहीं, और मनी मन सोचती है कि जब तक हम दोनों एक दूसरे की आंखों में ना देखें तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, और सामान लेकर फटाफट से अंदर चली जाती है। पर जब वो रूम में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है तो शाओबू परेशान होने लगती है। पर लिया अपना बिस्तर नीचे लगा लेता है और बोलता है कि मैं यहाँ सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। ये बोलकर वो नहाने के लिए चला जाता है, पर जब वो नहा कर आता है तो उसने बाथरोब पहना हुआ था, जिससे शाओबू की नजर सीधा उसकी चेस्ट पर जाती है और फिर से उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। वो आंख बंद करके फ्रिज की तरफ जाने की कोशिश करती है। इस बीच वो चेस्ट पर भी हाथ लगा देती है और फिर फटाफट से फ्रिज के अंदर जाकर अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करती है और ली को जल्दी से कपड़े पहनने को बोलती है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो कि काफी अपसेट होता है क्योंकि शाओची ने अपनी सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया था कि वो फांग के साथ अब रिलेशनशिप में है। शाओची फांग को बोलती है कि तुम भला अपना रिलेशनशिप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो उसे बताता है कि मैं ये ऑफिशियली करना चाहता हूँ। शाओची बोलती है ना तो खुद कुछ पोस्ट कर रहे हो और ना ही मेरी पोस्ट को लाइक कर रहे हो। तो फांग फटाफट से उसकी पोस्ट को लाइक कर देता है। तभी वो देखता है कि शाओची के फोन में उसका नाम कोल डीमन किंग के नाम से सेव है, जिसे फांग चेंज कर देता है। ये दोनों अब काफी खुश होते हैं और शाओची भी बहुत खुश थी क्योंकि अब वो खुलेआम फांग की हार्मोन्स को कलेक्ट कर सकती थी। अगली सुबह हम शाओबू को देखते हैं जो जैसे ही उठती है तो ली भी उठकर उसकी तरफ देखने लगता है, पर शाओबू उस पर पिलो फेंक कर मारती है और बोलती है कि मेरी तरफ मत देखो। दूसरी तरफ फांग और शाओची जब ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं तो शाओची उसे खुद ही खाने लगती है। फांग बोलता है क्या तुम मेरे साथ शेयर नहीं करोगी। अब वो उसके पास जाकर उसे अपने मुंह से खिलाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो साइंटिस्ट आ जाता है जो इन्हें देखकर पूछता है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। ये सुनकर ये दोनों स्माइल करते हैं। तो साइंटिस्ट बोलता है कि ये तो और भी अच्छा है क्योंकि अब तुम लोगों को रिसर्च के लिए हार्मोन्स जमा करने में आसानी रहेगी। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर ली और शाओबू आते हैं जो कि इन दोनों को साथ देखकर बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फांग बता देता है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, जो सुनकर ये दोनों भी काफी खुश होते हैं। ली अब उन्हें दिखाने के लिए शाओबू को अपने हाथों से खाना खिलाता है तो शाओची फांग को अपने मुंह से खाना खिलाती है। फिर ली बोलता है कि मैंने यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और रुकना चाहता हूँ, तो क्या तुम लोग भी साथ में रुकोगे। लेकिन फांग मना कर देता है और बोलता है कि रिसर्च को अब और डिले नहीं किया जा सकता। शाओबू शाओची से इशारों में मदद मांगने की कोशिश करती है, पर शाओची को लगता है कि वो उससे ये बोल रही है कि वो ली के साथ यहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहती है। इसलिए वो ली को बोल देती है कि ना शाओबू भी तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुकेगी। जो सुनकर बेचारी शाओबू की रोने जैसी शक्ल हो जाती है। जब शाओची और फांग यहाँ से जा रहे होते हैं तो हान इन्हें लेने के लिए आता है, जो कि इन दोनों के लिए पेपर बॉम्ब फोड़कर सेलिब्रेट करता है और इन दोनों को रिलेशनशिप के लिए काफी सारी ब्लेसिंग्स भी देता है। जिसके बाद हम डॉक्टर जैंग और मिस चाय को देखते हैं जो कि कैफे में बैठकर प्यार से एक दूसरे को स्ट्रॉबेरीज खिला रहे थे और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर शाओची और फांग आ जाते हैं जो इन दोनों को इस तरह देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर दोनों ही कपल एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि अब सभी लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे और उनकी फ्रेंडशिप अब रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। इसीलिए फांग डॉक्टर जैंग को ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाता है। अब जब शाओची और फांग ऑफिस में जाते हैं तो शाओची फांग को खुद से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि वो फिलहाल के लिए अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहती थी। इसलिए अब जब ये दोनों लिफ्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं तभी पीछे सभी लोग इनके बारे में बात कर रहे थे कि ये दोनों कितने स्वीट कपल हैं। और फांग चुपके से शाओची का हाथ पकड़ता है लेकिन वो उसका हाथ हटा देती है। पर जब ये दोनों लिफ्ट में जाते हैं तो यहाँ पर फाइनली फांग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जब ये दोनों अपने फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी सभी लोग इनके बारे में ही बात किए जा रहे थे। फांग तो अपने कैबिन में चला जाता है और शाओची अपनी टेबल पर फांग से ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो शाओची को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाता है और शाओची भी ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि हाँ फांग ना सिर्फ उसे काम के लिए बुला रहा है। पर जैसे वो अंदर जाती है तो फांग उसे फटाफट से हक कर लेता है, जो देखकर शाओची बोलती है तुम क्या कर रहे हो। तो फांग कहता है कि मैं रिचार्ज हो रहा हूँ। शाओची उसे ये सब करने से मना करती है और बोलती है कि सब लोग देख लेंगे ना। फांग बोलता है कि अच्छा पहले तो तुम मुझसे चिपकती थी और अब तुम भला ऐसे क्यों कर रही हो, तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना। दोनों अब यहाँ इसी तरह से ऑफिस रोमांस करते रहते हैं और शाओची के रिंग में हार्मोन्स जमा होने लगते हैं। जिसके बाद हम फांग को सभी लोगों के साथ मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कपल चाहिए, जिन 4 कपल्स को तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो शाओची बोलती है कि हमें तो 5 कपल चाहिए ना। फांग कहता है कि 5वें कपल हम होंगे।
ये बोलकर फांग खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब टाइम आ गया है ऑफिशियली अनाउंस करने का। पर शाओची कहती है कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा। पर फांग फिर सभी के सामने बता देता है कि मैं और शाओची रिलेशनशिप में है, जो देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि मिस्टर फांग, हमें तो आपकी हरकतों से पहले ही पता चल गया था और हमने आपके मूवमेंट्स पर भी देख लिया था। अब यहाँ फांग का पोपट हो जाता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। तभी एक एम्प्लॉय बताता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए जिन भी कपल्स को चुना गया है उन्हें 24 घंटे तक अपने लवर से नहीं मिलना होगा, ताकि जब वो हार्मोन्स कलेक्ट करे तब वो ज्यादा क्वांटिटी में निकले। जो सुनकर शाओची तो रेडी हो जाती है, लेकिन बेचारे फांग की हालत खराब थी। अब अगले दिन बेचारे फांग की तो हालत खराब ही हो जाती है, क्योंकि वो अभी नया नया प्यार में पड़ा था और शाओची को देखे बिना उसे एक एक सेकंड एकदम सालों के बराबर लग रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से ऑफिस में अपना टाइम काट रहा होता है, क्योंकि आज शाओची ऑफिस में नहीं आई थी। फिर वो हान के पास जाकर उससे काम के बारे में बातें करने लगता है, जहाँ हान उसकी हालत देखकर बोलता है कि बॉस आप शाओची से मिल नहीं सकते, लेकिन कॉल या मैसेज तो कर ही सकते हो। जो सुनकर फांग बड़े एटीट्यूड में बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं रूल तोड़ूंगा? लेकिन अपने कैबिन के अंदर फटाफट से जाकर वो शाओची को मैसेज करने लगता है। इधर हम शाओची को देखते हैं जो कि मिस चाय के कैफे में होती है और वो फांग को ना हर जगह से ब्लॉक कर रही थी। जो चीज जब मिस चाय देखती है तो बोलती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। वो बता देती है कि ये सब ना मैं एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग 24 घंटे से एक दूसरे से ना मिल सकते हैं ना ही बात कर सकते हैं। मिस चाय बोलती है कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे तुम लोग का प्यार और बढ़ेगा। और उनके यहाँ से जाते ही जियांग शाओची के पास आ जाता है। फिर हम फांग को देखते हैं जो शाओची को मैसेज तो करता है, लेकिन तब तक तो शाओची ने उसे ब्लॉक कर दिया था, जो देखकर वो हैरान रह जाता है कि मैसेज क्यों नहीं जा रहा। वो बाहर जाकर अब हान के फोन से शाओची को मैसेज करता है, जिसका मैसेज डिलीवर हो गया था। जो देखकर वो किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर अपने कैबिन में चला जाता है, क्योंकि अब उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो कि शाओची से बात कर रहा था और उससे पूछता है कि तुम्हारा बिजनेस ट्रिप कैसा रहा और अब फांग तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहा है। तो शाओची उसे बता देती है कि ट्रिप तो काफी अच्छा रहा और अब मैं फांग के साथ ऑफिशियली रिलेशनशिप में हूँ। जो सुनकर जियांग उसे फोन करने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे भी किसी पर इतने जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें इंसानों की समझ नहीं है, तुम बहुत ही भोली हो। पर शाओची बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, फांग कभी भी मुझे हर्ट नहीं करेगा। इस सब के बीच में उसे हान का कॉल भी आता है, जो उससे पूछता है कि तुमने फांग को अभी तक ऐड क्यों नहीं किया। अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तभी कॉल पर फांग आ जाता है, जिसने जियांग की आवाज सुन ली थी, इसलिए शाओची कॉल कट कर देती है। जियांग अब अपसेट होकर अपने घर पे पहुंचता है, जहाँ वो अपनी रोबोट कैंडी से बात कर रहा था। कैंडी उसे बोलती है कि शाओची ने फांग से प्यार करके हमारे प्लेनेट का रूल तोड़ा है और आप उसे बता क्यों नहीं देते। पर जियांग उसे बोलता है कि ये सब हमारे मिशन का सिर्फ एक हिस्सा है और कुछ भी नहीं। फिर वो उसे चुप करा देता है। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं जो कि घर पर शाओची के आने का वेट कर रहा था, पर मिस चाय आकर उसे बताती है कि शाओची ने एक्सपेरिमेंट की वजह से आज कैफे में ही रुकने वाली है। जो सुनकर फांग फटाफट से कैफे में जाने के लिए निकल जाता है और मिस चाय उसे देखकर कहती है कि जब कोई प्यार में होता है ना तो वो ऐसी हरकतें करता है। इधर शाओची कैफे में सफाई कर रही होती है, तभी फांग उसके पास आकर उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन शाओची मना करती है। फांग बोलता है कि क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही हो। तो शाओची उसे लेकर बताती है कि ये सब मैं एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही हूँ। फांग उसे दरवाजा खोलने को बोलता है ताकि वो उसे मिल सके, पर शाओची बोलती है कि रुको जरा सब्र करो, कल तो हम मिलने ही वाले हैं ना। फिर वो डोर से ही उसे किस करती है और अंदर चली जाती है, इसीलिए बेचारा फांग भी चला जाता है। शाओची अब जब फांग के बारे में ही सोच रही थी तभी उसे शाबू का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि अब तो तुम और फांग रिलेशनशिप में हो, तो जब वो तुम्हारे क्लोज आता है तो तुम्हें कैसा लगता है। शाओची बताती है कि उसे बहुत अच्छा लगता है। शाबू बोलती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें कोई भी इमोशनल अटैचमेंट किसी से नहीं बनानी है, क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के रूल के खिलाफ है। तो शाओची कहती है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर शाओची उससे पूछती है कि तुम्हारा और ली का कैसे चल रहा है। वो बताती है कि पूछो मत, वो तो चाहता है कि मैं उसकी मॉडल बनूं, लेकिन उससे आई कॉन्टैक्ट करने पर मैं हमेशा टर्टल में बदलने लगती हूँ। अब ये दोनों बात करने के बाद फोन रख देते हैं। इधर फांग भी ली से बातें कर रहा होता है, जहाँ वो अपने और शाओची के रिलेशनशिप की बढ़ाई किए जा रहा था। तो लियो से ये सब करने से मना करता है। फांग बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि शाबू तुमसे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना, जिम विम जाकर जरा बॉडी शॉडी बनाओ। जब पता है शाओची मुझसे पहली बार मिली थी ना, तब वो मेरी बॉडी और एब्स को देखकर ही ना पागल हो गई थी। जिसकी ये सारी बातें सुनकर लियो उसका कॉल कट कर देता है, क्योंकि वो बेचारा तो पहले से ही काफी परेशान था। अगले दिन शाओबू ली की मॉडल बनती है, पर वो पहले तो उसकी तरफ पीट करके खड़ी हुई थी। जब ली उसे टर्न होने के लिए बोलता है तो वो उसके सामने आंख बंद करके खड़ी हो जाती है। तो ली ऐसे ही उसकी पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन जब उसके चेहरे पर बाल आते हैं तो ली उठकर उसके बालों को ठीक करने लगता है।
जहाँ ली को अपने इतना क्लोज देखकर फिर से शाओबू की बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो टर्टल में बदलने वाली होती है, पर वो अपने माथे पर एक आइस पैक लगा लेती है। दूसरी तरफ कंपनी के अंदर आज एक्सपेरिमेंट का दिन होता है, जहाँ पर सभी कपल्स के हाथों में वो मशीन पहनाकर हार्मोन्स कलेक्ट किए जाते हैं। पर जब फांग और शाओची की बारी आती है हार्मोन्स कलेक्ट करने की, तो सारे हार्मोन्स उस मशीन कलेक्टर की जगह शाओची के रिंग में जाकर कलेक्ट हो रहे थे। ये देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं कि हार्मोन्स कलेक्ट क्यों नहीं हो रहे। फिर जब फांग चेक करता है तो सिर्फ 0.5% हार्मोन्स ही कलेक्ट हुए थे, जिस वजह से वो अपसेट हो जाता है। शाओची उसके पास कॉफी लेकर आती है और उसे बोलने लगती है कि एक्सपेरिमेंट में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो। तो फांग बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो मुझे रिचार्ज करो अब। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है, पर इस बीच शाओची फांग की चेस्ट को प्रेस करने लगती है। फांग उसे बोलता है कि तुम्हारी ये गंदी आदत कब जाने वाली है। शाओची बोलती है कि ये कोई बुरी आदत थोड़ी है, तुम्हारे हार्मोन्स की स्मेल इतनी स्ट्रांग है कि मैं क्या करूं। फांग बार बार शाओची का हाथ हटाता है, लेकिन वो बार बार उसके चेस्ट को प्रेस किए जा रही थी। फांग उसे बोलता है कि तुम मुझे पसंद करती हो या मेरे हार्मोन्स को। शाओची कहते हैं कि भला इन दोनों में क्या ही डिफरेंस है, तुम तो चलते फिरते हार्मोन की दुकान हो। शाओची बोलती है कि अच्छा अब तुम मेरे बारे में बताओ, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है, मेरी इंटेलिजेंस या फिर मेरी क्यूटनेस। फांग बोलता है कि मुझे ना तुम्हारी पागलपंती सबसे ज्यादा पसंद है, जो सुनकर शाओची उसे हिट करने वाली होती है। फिर फांग उसे बोलता है कि जब तुम पहले मेरी लाइफ में आई थी तब तुमने पूरा मेस मचा दिया था, और जब तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन की तो मुझे लगा कि तुमने यहाँ पर सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आई हो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। पर जब तुमने उस दिन जिम के अंदर लाइव स्ट्रीम किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो और तुम अपने गोल को अचीव किए बिना शांति से नहीं बैठती। जो सुनकर शाओची भी खुश हो जाती है और दोनों यहाँ पर काफी क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं, जिससे फांग की बॉडी से हार्मोन्स निकलकर शाओची की रिंग में आ जाते हैं और वो पूरी 100% रिचार्ज हो जाती है। शाओची अब घर जाकर शाओबू से बात कर रही थी, जहाँ शाओबू उसे प्लैनेट को सिग्नल भेजने के लिए कह रही होती है, क्योंकि उसकी रिंग में अब 100% हार्मोन्स कलेक्ट हो गए थे। पर शाओची ऐसा करने से काफी हिचकिचा रही थी और वो शाओबू को बोलती है कि जो मैंने कलेक्ट किया है वो तो सिर्फ हार्मोन्स है, ना कि हार्मोन एलिमेंट। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये हार्मोन्स में फांग को दे दूँ रिसर्च करने के लिए। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो हार्मोन एलिमेंट बना लेगा। शाओबू उसे बोलती है कि ये रिंग सिर्फ एक ही बार काम करेगी और अगर तुमने ये हार्मोन्स फांग को दे दिए तो फिर ये एक नॉर्मल रिंग बन जाएगी। शाओची बोलती है कि कोई बात नहीं, पर मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ और हमारे प्लैनेट वाले तो हमें कैसे न कैसे करके बुला ही लेंगे। जो सुनकर शाओबू बोलती है कि अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। फिर वो अपने सिस्टम को ऑफिस से कनेक्ट करके वहाँ के सारे CCTV कैमराज वगैरह बंद कर देती है। शाओची अपनी पावर से एकदम से ऑफिस पहुंचकर उस रिंग में से सारे हार्मोन्स हार्मोन कलेक्टर में ट्रांसफर कर देती है। अगले दिन जब शाओची और फांग ऑफिस पहुंचते हैं तब साइंटिस्ट ने उन बहुत सारे हार्मोन से हार्मोन एलिमेंट बना लिया था, जो देखकर फांग बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, कल तो तुमने कहा था ना कि मशीन में हार्मोन्स कलेक्ट ही नहीं हो रहे, तो अब ये कैसे हो गया। तो साइंटिस्ट बताता है कि शायद ये कुछ टाइम बाद अपने रिजल्ट्स दिखाता होगा, पर फांग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तो शाओची कहती है कि ये शायद तब हुआ होगा जब कल हम यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। और साइंटिस्ट भी बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम काफी क्वांटिटीज में हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट करके उनको हार्मोन एलिमेंट बनाएंगे और फिर से इस सब पर रिसर्च करेंगे, जिसके लिए फांग भी मान जाता है। फिर फांग शाओची को बोलता है कि आज ना मेरी मीटिंग है तो मैं तुम्हें डिनर पर नहीं ले जा पाऊंगा। तो शाओची पहले तो नाराज होने की एक्टिंग करती है, लेकिन फिर फांग के कहने पर वो स्माइल करती है। रात में अब शाओची काफी खुश होकर घर जा रही होती है और अर्थ पर सारी चीजों को बाय बोल रही थी कि अब मैं जल्दी ही अपने घर जाने वाली हूँ। पर तभी वो रास्ते में फांग का एक बड़ा सा पोस्टर देखकर उसे दूर से ही टच करने लगती है और सोचती है कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं फांग से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। ये बात सोचकर मैं सैड क्यों हो रही हूँ। पास ही में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और एकदम से एक बड़ा सा पिलर शाओची के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन अचानक से सब कुछ स्टॉप हो जाता है। शाओची ये देखकर टाइम रिलीज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर्स तो काम ही नहीं कर रही थी क्योंकि उसने टाइम स्टॉप नहीं किया था। पर तभी वो वहाँ पर जियांग को देखती है जिसने टाइम स्टॉप किया हुआ था और उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। जियांग उसके पास आकर उसे एक कैंडी देता है और फिर उसे बताने लगता है कि मैं केप टाउन प्लैनेट का ऑफिसर हूँ और चीफ के लिए नया कैंडिडेट भी। मेरा नाम नंबर 11 है। जब हमारे प्लैनेट को पता चला कि तुम्हारे स्पेसशिप क्रैश होने के बाद तुम गलत टाइमिंग में लैंड कर गई हो तो तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया, और क्योंकि तुमने हार्मोन एलिमेंट अच्छे से डेवलप कर लिया है इसलिए अब हमारे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। ये बोलकर वो शाओची को अपने साथ ले जाता है और हम कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में किसी की परछाई को देखते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रिसर्च डिपार्टमेंट में किसी ने सब जगह तोड़फोड़ कर दी थी और जो हार्मोन एलिमेंट इन लोगों ने बनाया था वो भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। CCTV में तो किसी को कुछ भी नहीं दिखता, पर इन लोगों को वहाँ पर शाओची का आई कार्ड मिलता है, जिस वजह से सभी लोगों का शक शाओची पर जा रहा था। लेकिन फांग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सब उसने किया होगा। सभी लोग यहाँ पुलिस को कॉल करने के लिए भी बोलते हैं, पर फांग मना करके बोलता है कि हम पहले इंटरनली इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब जब शाओची ऑफिस आती है तो उसे तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, पर सभी लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें
करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हान शाओची के पास आकर उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड हमें क्राइम सीन पर मिला। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और अपना आई कार्ड ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर शाओची को उसका आई कार्ड दिखाते हैं और उसे ये सब एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। तो वो कहती है कि मेरा आई कार्ड तो टेबल पर ही रखा रहता है, तो इसमें भला मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा। अभी सभी लोग उसे डराते हैं कि तुम सच सच बता दो वरना हम लोग पुलिस को कॉल कर देंगे। तभी वहाँ पर फांग आकर उनको डांटता है और बोलता है कि तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए। वो लोग बोलते हैं कि हम तो शाओची को सिर्फ डरा रहे थे। तो फांग बोलता है कि क्या वो कोई ऐसी पर्सन है जिसे तुम डरा सकते हो। शाओची ने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर काफी मेहनत की है और अगर उसे हार्मोन एलिमेंट चुराना होता तो वो एक्सपेरिमेंट की पूरा होने का वेट करती। फिर वो सभी लोगों को किसी पर भी शक करने से मना करता है और कहता है कि मैं जल्दी ही कल्प्रिट का पता लगा लूंगा। फिर वो हान को शाओची के साथ घर भेज देता है। शाओची मिस चाय की शॉप पर पहुंचती है जहाँ मिस चाय उसे देखकर बोलती है कि अरे आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। तो शाओची उन्हें बता देती है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसी वजह से फांग ने मुझे घर जाकर आराम करने के लिए कहा है। जो सुनकर मिस चाय कहती है कि फांग तो बहुत ज्यादा केयरिंग है। और अब शाओची यहाँ पर इतने ज्यादा खुश हो ही रही थी कि अब वो अर्थ पर ज्यादा दिनों तक रह सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ना, फांग ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, क्योंकि मुझे पता चला कि किसी ने तुम्हारी कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। शाओची बोलती है कि नहीं फांग को तो मुझ पर भरोसा है और ये काम तो मैं पहले ही कर देती, लेकिन ये वाला जो हार्मोन एलिमेंट था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, पर मुझसे पहले ये काम किसी और ने कर दिया। जो सुनकर जियांग कहता है कि कोई बात नहीं, हमें और मौके मिलेंगे। तो शाओची बोलती है कि हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर। जियांग कहता है कि अरे हम दोनों अब भी दोस्त हैं तो मुझे तुम नाम से भी बुला सकती हो। तो शाओची उसे नंबर 11 कहकर बुलाती है। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है जहाँ अंकल कांग बोलते हैं कि तुमने ये जिद किया था ना रिसर्च डिपार्टमेंट खोलने की और अब तुमने देखो सारे इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद कर दिया और यहाँ तक कि कल्प्रिट को पकड़ भी लिया गया था जो कि मिस शाओची थी, लेकिन क्योंकि वो फांग की गर्लफ्रेंड है तो फांग ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया। फांग सभी को बताने लगता है कि सीसीटीवी के थ्रू हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला, पर हमें सिर्फ दरवाजे के बाहर शाओची का आई कार्ड मिला, जिसका मतलब साफ है कि शाओची को फंसाया जा रहा है। और मुझे ये नहीं पता था कि आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि आप इतना भी पता ना लगा सको। अंकल कांग बोलते हैं कि वैसे तो ये काफी बड़ी गलती है जिस वजह से तुम्हें कंपनी के सीईओ की पोस्ट से भी हटाया जा सकता है, इसीलिए 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें सबका पता लगाना होगा। जिस पर फांग भी मान जाता है। जिसके बाद हम शाओची को शाओबू के साथ देखते हैं जो कि अब वापस आ गई थी, तो वो उसे सारी बातें बताती है। शाओबू कहती है कि कहीं जियांग ने तो हार्मोन एलिमेंट नहीं चुराया। तो शाओची कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसने ऐसा किया होता तो अभी तक तो वो स्पेसशिप को बुलाकर हमारे साथ वापस प्लेनेट पर चला गया होता, पर जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, इस बहाने अब हम अर्थ पर कुछ और टाइम रुक पाएंगे। जो सुनकर शाओबू कहती है कि तुम फांग को छोड़कर नहीं जाना चाहती हो ना, पर शाओची कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने प्लेनेट के रूल को थोड़ी ना तोड़ूंगी। ये बोलकर वो हल्का हल्का मुस्कुराने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो सिर्फ फांग के लिए यहाँ पर रुकना चाहती है। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं जो कि अभी तक ऑफिस में ही था, जहाँ हानाकर उसे बताता है कि सीसीटीवी में उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है क्योंकि उन्हें तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिस वजह से वो काफी परेशान होता है। इधर शाओची जब देखती है कि फांग अभी तक घर पर नहीं आया है तो वो उसे मैसेज करके हग्स भेजती है, तो फांग भी उसे क्यूट से इमोजी के साथ लव यू का मैसेज करता है। इसी बीच शाओबू को ली मैसेज कर रहा होता है, वो उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन शाओबू बोल देती है कि उसे भूख नहीं है। फिर वो उसे साइंस फेयर में चलने के लिए पूछता है तो उसके लिए भी मना कर देती है। जो देखकर बेचारा ली तो काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना ना एक टेस्ट की तरह होता है, तो कहीं मैं इस टेस्ट के अंदर फेल तो नहीं हो गया, जिस वजह से शाओबू मुझे नापसंद करने लगी है और इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रही है। इधर शाओची भी ये सारी चीजें देख रही थी, तो वो शाओबू से बोलती है कि तुम कल छुट्टी लेके ली के साथ घूमने के लिए जा सकती हो, पर वो उसे बता देती है कि कैसे वो जब बिली को देखती है तो वो बार बार टर्टल बनने लगती है, जिस वजह से वो काफी परेशान थी। शाओची बोलती है कि तुम चिंता मत करो, कल सुबह ना मैं तुम्हें जियांग के पास लेकर चलूंगी, क्या पता वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो वायरस है उसको डिटेक्ट कर सके। अब यहाँ बातों में शाओबू उससे पूछते हैं कि तुमने ये रिंग अभी तक क्यों पहनी हुई है। शाओची कहती है कि इसमें हम काफी सारी चीजें और भी स्टोर कर सकते हैं ना, तो शाओबू बताती है कि हाँ बिल्कुल, हम ना इसके अंदर मेमोरीज भी स्टोर कर सकते हैं। शाओची बोलती है कि काश ना मैं इसमें आज वाली मेमोरी स्टोर करती जब फांग मेरे लिए सभी के सामने लड़ रहा था, उस टाइम वो कितना हैंडसम लग रहा था। इसके बाद रात में जब शाओची सो रही थी तब उसे सीजन 1 के कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं उसके रिंग की मदद से, जब उस पर सफायर चुराने का इल्जाम लगा था, क्योंकि वैसा ही आज कुछ उसके साथ हुआ था। अगले दिन ऑफिस में फांग बहुत ही अच्छी डिटेक्टिव्स की टीम को बुलवाता है ताकि वो कुछ क्लू ढूंढ सके कि ये सब आखिर किसने किया, लेकिन उन लोगों के हाथ भी कुछ नहीं लगता और अंकल कांग तो ये सब देखकर काफी खुश हो रहे थे। वो फांग से बोलते हैं कि करा लो तुम्हें जो कुछ भी कराना है, पर इस सबसे कुछ भी नहीं होने वाला और कंपनी तुम्हें ये सब बेफजूल के खर्चे करने का पैसा भी नहीं देगी। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसकी ऐसी हरकतों से हान काफी चिढ़ जाता है। अंकल कांग यहाँ से जाने के बाद सीधा अपनी सिस्टर को कॉल करते हैं और उसे बताने लगते हैं कि 2 दिन पहले उसने क्या
किया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि 2 दिन पहले अंकल कांग ही कुछ लोगों के साथ लैब के अंदर आए थे, जहाँ पर उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरा वगैरह ऑफ करके पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके हाथ से ही गलती से हार्मोन एलिमेंट गिरा था। जो सब सुनकर उनकी सिस्टर तो काफी खुश होती है और बोलती है कि फांग को इस कंपनी से रिप्लेस करने का ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। अंकल कांग फिर सिस्टर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें फांग की मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह मिली, तो वो बताती है कि नहीं, वो ढूंढना तो काफी मुश्किल काम है, इवन प्राइवेट डिटेक्टिव भी उसे नहीं ढूंढ पाया है। जिसके बाद हम शाओबू को देखते हैं जो जब कैफे में काम कर रही थी। ली उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम कैफे में हो, पर वो उसे मना कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि ली साइड में ही छुपा हुआ था और वो उसे यहाँ पर देख रहा था। वो इंटरनेट पर सर्च करता है कि जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पसंद करना बंद कर देता वो कैसा बिहेव करती है, जिस पर उसे काफ़ी सारे जवाब मिलते हैं कि वो झूठ बोलती है, तो मैं इग्नोर करती है। ये सब चीज़ें उसे लिखी हुई मिलती है, जिससे वो बेचारा तो काफ़ी परेशान हो जाता है और सीधा उससे बात करने के लिए अंदर चला जाता है। पर शाओबू उसे देखते ही काउंटर के नीचे छुप जाती है। लियो उसके पास आकर उसे बोलता है कि शाओबू, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर नहीं हो। पर शाओबू कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अब वो उसे बात करने की काफ़ी कोशिश करता है और उसे डेट पर चलने के लिए भी बोलता है, लेकिन शाओबू तो बस उसे इग्नोर ही किए जा रही थी। इसीलिए ली बेचारा सैड होकर उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और को पसंद करती हो। पर शाओबू उसे बिना जवाब दिए ही यहाँ से चली जाती है और बेचारा ली और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसका शक अब यकीन में बदलते जा रहा था। उसके जाने के बाद शाओबू डरते डरते बाहर आती है, तो मिस चायो से बोलती है कि अब छुपना बंद भी करो, ली यहाँ से जा चुका है। फिर वो उससे बोलती है कि तुम भला अपने ही बॉयफ्रेंड को इतना इग्नोर क्यों कर रही हो। तो शाओबू कहती है कि आपको नहीं पता मिस चाय, जब भी मैं ली से मिलती हूँ ना, मेरी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है, मेरे गाल लाल हो जाते हैं और मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जो सुनकर मिस चाय बोलती है, अरे पगली, इसे ही तो प्यार बोलते हैं, तुम ना उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब होता है। तभी वहाँ पर शाओची एकदम खुश होकर आ जाती है, क्योंकि वो फांग के साथ डेट पर जा रही थी, जिसे देखकर मिस चाय बोलती है कि जो लोग प्यार में होते हैं वो एकदम ऐसे ही होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर जैंग भी आ जाते हैं मिस चाय को सरप्राइज देने के लिए, जिन्हें वहाँ देखकर मिस चाय भी काफी खुश हो जाती है और उनके साथ चली जाती है। और शाओबू सोचने लगती है कि जब अर्थ के लोग प्यार में होते हैं तब उनके साथ ये सारी चीजें होती हैं, और शाओची तो फांग के साथ ये सब मिशन के लिए कर रही है, और मैं तो एक रोबोट हूँ, तो शायद मेरे लिए प्यार व्यार की चीजें नहीं बनी है, और वैसे भी मैं तो अपने प्लेनेट वापस जा रही हूँ। ये सोचकर वो भी बेचारी काफी सैड हो जाती है। जिसके बाद हम फांग और शाओची को देखते हैं, जहाँ पर शाओची तो मजे से फ्राइड चिकन खा रही होती है, पर फांग बेचारा काफी परेशान था। वो शाओची से बोलता है कि क्या तुम वरिड नहीं हो, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि ये सब तुम ही ने किया है। शाओची बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने आराम से फ्राइड चिकन खाऊंगी और स्टार्स देखूंगी, मैं तो इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, और दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब मुझे पता है कि ये सब मैंने नहीं किया है और तुम्हें भी मुझ पर यकीन है, मेरे लिए इतना ही काफी है, इसीलिए जिसको जो सोचना है वो सोचते रहे। लेकिन फांग परेशान था, क्योंकि कल बोर्ड की मीटिंग होने वाली थी और अभी तक वो कोई भी सबूत नहीं ढूंढ पाया था। तो शाओची पहले तो उसे हक करके कंफर्ट करती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सैड था, तो वो उसे किस कर देती है, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद फांग रात भर रिसर्च डिपार्टमेंट के सारे ब्लूप्रिंट्स को देख रहा होता है। सुबह उसके पास हान आकर उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलता है। फिर जब मीटिंग होती है तो अंकल कांग बोलते हैं कि अब तो 3 दिन बीत गए, तो बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है। और यहाँ पर हान एक वीडियो चलाता है, जिसके अंदर साफ साफ दिख रहा था कि अंकल कांग कुछ लोगों के साथ रिसर्च डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहां पर जाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर पहले तो अंकल कांग की हवा ही खराब हो जाती है, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि फांग, तुम ना ये सब वीडियो ना फोटोशॉप करके लाए हो और मुझे फंसा रहे हो। तो फांग बोलता है कि ठीक है, फिर मैं ये वीडियो ना पुलिस को दे देता हूँ, वो खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेंगे सारा मामला। लेकिन अंकल कांग बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं बेटा फांग, पहले तो तुमने कहा था ना कि तुम सब चीजें इंटरनली इन्वेस्टिगेट करोगे, और अगर ये बात कंपनी से बाहर जाएगी तो हमारी कंपनी की इमेज को भी तो नुकसान होगा ना, इसीलिए अंदर ही अंदर हम इस मामले को सॉल्व कर लेते हैं। जिस पर फांग बोलता है कि हाँ, बात तो वैसे तुम सही कह रहे हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ, मैं तुम्हें 3 महीने तक ऑब्जर्व करूंगा, और अगर इस बीच तुमने कंपनी के अंदर ऐसी वैसी कोई हरकत की तो तुम्हें हमेशा के लिए कंपनी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। और हाँ, एक और बात, फिर वो कैबिन में शाओची को बुलवाता है और अंकल कांग को शाओची से माफी मांगने के लिए बोलता है, जहाँ पर ना चाहते हुए भी उसे शाओची से माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उसने ही जानबूझकर उसे फंसाया था उसका कार्ड वहाँ पर रखकर। जिस पर शाओची उसे थैंक्स बोलती है और मन ही मन सोचने लगती है कि तुम्हारी वजह से तो मुझे अर्थ पर और रहने का मौका मिला। मीटिंग के बाद शाओची फांग से पूछती है कि कल तो तुम मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे पास अभी तक कोई भी क्लू नहीं है, तो रात भर में तुमने सबूत कैसे ढूंढ लिया। फांग उसे बताता है कि हमने अभी नए कैमरास लगवाए हैं, पर कुछ पुराने कैमरास है जो अभी भी काम कर रहे हैं, और उन्हीं में से किसी के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। फिर वो उसे बोलते हैं कि अब सारी चीज़ें रिपेयर हो गई है, तो हम अपना एक्सपेरिमेंट जल्दी ही शुरू करेंगे। जो सुनकर बेचारी शाओची फेक स्माइल देने लगती है, क्योंकि वो जल्दी इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद शाओची शाओबू को लेकर जियांग के पास जाती है, जहाँ उसकी रोबोट कैंडी शाओबू को चेक करती है, पर उसे उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती।
जो देखकर शाओबू बेचारी काफी परेशान हो जाती है और बोलती है कि अगर कोई भी परेशानी नहीं है तो भला मैं बार बार टर्टल में क्यों बदल जाती हूँ, ऐसा हमारे होम प्लैनेट पे तो कभी भी नहीं होता। तो कैंडी बोलती है कि शायद कोई ऐसा वायरस होगा जिसे मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रही होंगी। जियांग कहता है कि तुम परेशान मत हो, जल्दी हार्मोन एलिमेंट बन जाएगा, जिसके बाद हम अपने प्लैनेट पे चले जाएंगे और वहां जाकर तुम एकदम ठीक हो जाओगी। जो सुनकर शाओबू शाओची को जल्दी से हार्मोन एलिमेंट बनाने के लिए बोलती है। अगले दिन हम शाओबू को देखते हैं जिसे एक पार्सल रिसीव करने के लिए कॉल आता है, इसीलिए वो उस जगह पर पहुंच जाती है। पर हम देखते हैं कि उसे तो वहाँ पर ली ने बुलाया था, जिसे देखकर शाओबू वहाँ से भागने वाली होती है। लेकिन ली उसे रोककर पूछता है कि भला तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हो तो एक बार बता दो, मैं कभी भी तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा। जो सुनकर बेचारी शाओबू बस सैड होकर उसकी तरफ देखने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं टर्टल में बदल जाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बस ये सब सिर्फ गलतफहमी है। लेकिन तभी उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसीलिए वो ली को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर टर्टल में बदल जाती है। ली भी उसके पीछे पीछे भागता है, पर ना तो उसे शाओबू दिखती है और ना ही टर्टल। इधर कंपनी में साइंटिस्ट फांग को बताता है कि 3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम फिर से एक्सपेरिमेंट पे काम करना शुरू कर सकते हैं। जो देखकर शाओची बोलती है कि बस 3 दिन, पर फांग को लगता है कि वो सोच रही है कि इतना देर में ये सब हो रहा है, इसलिए बोलता है कि जल्दी करो। पर शाओची बोलती है कि नहीं आराम से करो, कोई भी जल्दी नहीं है, काम की क्वालिटी मैटर करती है। अब रात में ये दोनों साथ में होते हैं, जहाँ पर शाओची काफी अपसेट थी क्योंकि वो जल्दी ही अर्थ से जाने वाली थी। फांग उसे देखकर पूछता है कि भला तुम इतनी अपसेट क्यों हो, पिछली बार जब तुम फ्राइड चिकन खा रही थी तब तो तुम काफी खुश थी। तब शाओची बोलती है कि नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ, वो तो ये फ्राइड चिकन ना बहुत ज्यादा स्पाइसी है। फांग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो पीछे ट्रंक में ना पानी रखा है, जाकर ले आओ। शाओची जैसे ही पानी लेने के लिए जाती है और ट्रंक ओपन करती है तो वहाँ पर फांग ने उसके लिए बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज रखा हुआ था, जहाँ पर उसने उसकी फेवरेट फ्लावर्स और बैलून से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ था। जो देखकर शाओची तो एकदम हैरान रह जाती है और फांग उसे पीछे से आकर हक करता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।